कहाँ थे हम लोग? चैप्टर 2 कर रहे थे हम, राइट? तो ग्लोबल एचआरएम वगैरह हम लोग देख लिए थे। अप्रोचेस ऑफ स्टाफिंग देखना था हम लोगों को, राइट? जियो सेंट्रिक ईपीआरजी हम लोग डिस्कशन कर लिए थे क्या? तो ये देखिए, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी पार्ट से आएगा, दैट इज स्टाफिंग अप्रोच। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ईपीआरजी अप्रोच। ईपीआरजी अप्रोच, ठीक है, विच वॉज गिवन बाय डोगलेस। ठीक है, जो दिए थे जिनका, उनका नाम है डोगलेस। ये भी यहाँ पे रिटर्न नहीं है, और इसको शॉर्ट में हम लोग यही बोलते हैं, ईपीआरजी अप्रोच। ठीक है, एचआर में हम लोग बोलते हैं स्टाफिंग अप्रोच। फाइन। तो सबसे पहले ये सारा टर्म क्या है दिया हुआ यहाँ पे, बट ऐसे ऊपर समझ लीजिए आप। ई मतलब इथनोसेंट्रिक। ठीक है, इथनोसेंट्रिक। राइट डाउन द कीवर्ड्स एवरीवन। इथनोसेंट्रिक। आई थिंक आई हैव शेयर्ड दिस। जिस सीक्वेंस में ये दिया हुआ है, इस सीक्वेंस में आपको याद नहीं रखना है। जिस सीक्वेंस में मैं बता रही हूँ ईपीआरजी, तो ईपीआरजी के फॉर्मेट में ही लिखना, याद करना है। ओके, ये भी उसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक। ठीक है, इथनोसेंट्रिक अप्रोच, यहाँ है पॉलीसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक और रीजियोसेंट्रिक। अब समझिए इथनोसेंट्रिक मतलब क्या होता है। जिस कंट्री का कंपनी है, ठीक है, वहीं के स्टाफ को अगर हम रिक्रूट करते हैं तो दैट इज इथनोसेंट्रिक अप्रोच। यहाँ स्टाफिंग पॉलिसी हम लोग पढ़े हैं ना। स्टाफिंग पॉलिसी मतलब क्या? जब हम रिक्रूट करेंगे तो कहाँ से रिक्रूट करेंगे? वो लास्ट क्लास में हम लोगों ने होस्ट कंट्री नेशन, पेरेंट कंट्री नेशन, थर्ड कंट्री नेशन डिस्कशन किया था। एवरीवन वाज देयर? सब लोग लास्ट क्लास में तो थे ना? आप लोग तो थे ही लास्ट क्लास में। होस्ट कंट्री नेशन मतलब 3 टाइप का कंट्री होता है। होस्ट कंट्री, पेरेंट कंट्री और आपका थर्ड कंट्री। होस्ट कंट्री मतलब जहां पे कंपनी का सब्सिडियरी है। मान लीजिए अमेजन, ये है यूएसए बेस्ड कंपनी है। ठीक है, अब यहाँ खोल रहा है, यहाँ ब्रांच इंडिया में, तो ये इंडिया हो जाएगा अमेजोन के लिए होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री। और यूएसए हो जाएगा पेरेंट कंट्री। ठीक है, और इन दोनों के अलावा कोई तीसरा कोई कंट्री से अगर आ रहा है कोई, तो वो कहलाएगा थर्ड कंट्री। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब स्टाफिंग अप्रोच में हम लोग देख रहे हैं इथनोसेंट्रिक। इथनोसेंट्रिक मतलब अगर कोई स्टाफ आ रहा है डायरेक्ट पेरेंट कंट्री से, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कंपनी है और स्टाफ की बात में कर रही है, यहाँ पे कंट्री नहीं, यहाँ पे स्टाफ की बात हो रही है कि यहाँ पे सिचुएटेड है आपका इंडिया में, मान लीजिए। ठीक है, कंट्री इंडिया में है, स्टाफ हम कहाँ से रिक्रूट कर रहे हैं? जहां का कंपनी है। ठीक है, जहां यूएसए है तो यूएसए का जो बंदा होगा वो आकर के यहाँ पे ज्वाइन करेगा। ठीक है, ये सारा अप्रोच कौन कौन सी कंपनी यूज करती है? मैंने आपको एग्जांपल दिया था, टोयोटा, जापानीज कंपनी जनरली ये सारा फॉर्मेट यूज करती है, क्योंकि उन लोगों के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई वो लोग ऑलरेडी सिस्टम जानते हैं, मैनेजमेंट जानते हैं, उन लोग की वजह से कंपनी सक्सेसफुल रही है, तो हम उसको ही रिक्रूट करें। ठीक है, तो जितना भी की पोजीशन होता है मैनेजमेंट का, वो पेरेंट कंट्री नेशन वाले ही आकर के उसको होल्ड करते हैं। क्लियर? रिटन? रुकिए, मैं थोड़ा की पॉइंट इसका लिखा देती हूँ, इसका लैंग्वेज थोड़ा टफ होगा। 2 लाइन इथनोसेंट्रिक का बुलेट पॉइंट बना बना के लिखिए सर। इन दिस अप्रोच, पहला इथनोसेंट्रिक है और बुलेट पॉइंट। इन दिस अप्रोच all key management position all key management position all key management position are held by all key management position are held by
पेरेंट कंट्री नेशन, पेरेंट कंट्री नेशन। दिस स्ट्रैटेजी, नेक्स्ट बुलेट पॉइंट होगा ये, दिस स्ट्रैटेजी। आप लोग को दिख कैसे रहा है भाई बिना लाइट का? नेक्स्ट पॉइंट, दिस स्ट्रैटेजी इज रियली गुड, really good. In the initial phase, I don't think we need mobile. जिसके भी हाथ में मोबाइल है वो रख लीजिए बैग में. I think everyone is aware with all the rules and regulation of this college. आप लोग न्यू है इसलिए बता रही हूँ. कॉलेज का रूल रेगुलेशन पता है. कॉलेज में मोबाइल यूज करना अलाउड नहीं है. अगर जो टीचर बोल रहे हैं कि हाँ तुम निकाल सकते हो, then only you can take it up. ठीक है. इनिशियल स्टेज या इनिशियल फेज, कुछ भी इनिशियल फेज लिखिए या स्टेज लिखिए, बहुत सेम. ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस. नेक्स्ट बुलेट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द कंट्री. नेक्स्ट बुलेट पॉइंट क्या? इंटरनेशनल बिजनेस. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, sorry, most of the companies, not countries, most of the companies, कोई बात नहीं, इकट्ठी करना है. इतना रिएक्शन बात है. Most of the companies try to transplant their already successful strategy in the new country. Most of the countries try to transplant their already successful strategy in the new country. ठीक है. Next, most of the Japanese and South Korean companies use this. Most of the Japanese and South Korean companies use this, and Japanese and South Korean companies use this. ये हो गया आपका इथनोसेंट्रिक अप्रोच. अब पॉलीसेंट्रिक, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए. पॉलीसेंट्रिक क्या होगा? होस्ट कंट्री के ही, जैसे मान लीजिए इंडिया में सब्सिडियरी है, तो इंडियन पीपल को अगर हम एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय के तौर पे अगर हम रिक्रूट कर रहे हैं, तो दैट विल बी सेड एज व्हाट? पॉलीसेंट्रिक अप्रोच. ठीक है. राइट डाउन पॉलीसेंट्रिक अप्रोच. इसमें लिखिए इन दिस अप्रोच company hires host country nationals. आप लोग की क्लास में सिर्फ 2 ही गर्ल्स है क्या? तो कब तक आएंगे वो? अब तक होली मन ही रहा है क्या उन लोगों का? Ask them to come. अब कब आना है सबको? In this approach, company hires host country national to manage their subsidiary. Or parent country nations acquire headquarter position. Next bullet point है. Parent country national acquire headquarter position. जैसे HUL हो गया, नेस्ले हो गया, ये सब कंपनी में आप देखेंगे जहां जहां खुला हुआ है, ये जहां जहां ब्रांच है, वहां के लोग को ही यहाँ पे रिक्रूट किया जाता है. समझ आया? HUL तो हर जगह फैला हुआ है. ठीक है. उसका भी कंपनी जो है हर जगह, ब्रांचेस हर जगह है. तो जहां ब्रांच है, जहां छूटा है मैं बता दूंगी, पहले पूरा लाइन पढ़िए. पोजीशन एग्जाम्पल मैंने बताया. HUL हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आपका नेस्ले हो गया, ITC हो गया, ये सब का क्या होता है? जहां ब्रांच है वहीं के लोग को ही रिक्रूट करते हैं. ठीक है. हेडक्वार्टर जहां कंपनी है वहां होगा, लेकिन जहां जहां ये लोग ब्रांच खोलेंगे वहीं के लोगों को रिक्रूट करेंगे. ठीक है. तो ये हो गया आपका पॉलीसेंट्रिक स्टाफिंग अप्रोच. ठीक है.
अब नेक्स्ट आपके सामने है जियोसेंट्रिक। अगेन आपका नाम बता रहा है जियोसेंट्रिक, जो थर्ड कंट्री वाला था। जियोसेंट्रिक मतलब कहीं से भी हम टैलेंट पे बिलीव करते हैं भाई, जहां भी हो, जिस भी कंट्री का हो, उस कंट्री का हो ना हो, पेरेंट कंट्री का हो ना हो, लेकिन हाँ टैलेंट चाहिए। इसका एग्जाम्पल कंपनी का नाम होना चाहिए ना। गूगल के सीईओ देखिए इंडियन है, लेकिन गूगल कौन सा है, यूएसए बेस्ड कंपनी है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। और है यहाँ सीईओ कहाँ के, इंडिया के। हाँ हाँ, साउथ इंडिया के, मतलब इंडियन है, ठीक है। कहाँ के उतना पर्टिकुलर हम लोग को नहीं भी पता, लेकिन इतना पता है कि वो इंडियन है। तो मतलब हमको सिर्फ टैलेंट चाहिए, चाहे कोई भी कंट्री के हो, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका जियो। जियो सेंट्रिक मतलब कहीं का भी, कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया में रहे वो, बस टैलेंट होना चाहिए, आई विल रिक्रूट दैम, ठीक है। राइट डाउन। इन दिस अप्रोच, in this approach, the key position are given to third country nationals, irrespective of their national, दोबारा बता रही हूँ, in this approach the key position are given to third country nationals, irrespective of their nationality, किसके बाद, कंट्री नेशनल, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनलिटी, मतलब डजंट मैटर कौन से कंट्री के हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनलिटी। सेकंड बुलेट पॉइंट लिखिए, इट द मेन फोकस is on selecting the right person for the job, selecting right person for the job। अब क्या बच गया, ओके अब ये रीजियोसेंट्रिक क्या है। रीजियोसेंट्रिक देखिए, मान लीजिए इंडिया है, इंडिया की कंपनी है, फाइन। अब इसके आसपास जो नेबरिंग कंट्री है, जैसे मान लीजिए नेपाल, भूटान, ये सब हो गया, तो उन लोगों के कस्टमर को समझने के लिए हम लोग अगर रिक्रूट करते तो रीजियोसेंट्रिक मतलब आसपास का रीजन, यहाँ पे तो हम ये होप कर लिए ना, अपने आप को ये कॉन्ट्रीट थोड़ा कर लिए कि हम अपने आसपास के नेशन को ही रिक्रूट करेंगे, ठीक है, बाहर के नेशन को नहीं, नेबरिंग कंट्री को ही हम रिक्रूट करेंगे। तो रीजियोसेंट्रिक मतलब अपने रीजन वाले को ही हम लोग रिक्रूट करेंगे, दिस इज रीजियोसेंट्रिक। राइट डाउन। द रीजियोसेंट्रिक अप्रोच uses manager from various country within the geographical region of business, geographical region of the business, geographical region of the business। ठीक है, तो इतना ही आप लोगों को सिलेबस में है, फाइन। अब देखिए ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, यहाँ पे बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि अब इतना सारा अप्रोच तो हम लोग देख लिए, लेकिन विच अप्रोच विल बी बेटर, ठीक है, रीजियो सेंट्रिक अच्छा होगा या जियो सेंट्रिक अच्छा होगा, तो थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, कोई एक चीज बेस्ट नहीं होता। अब आपको डिसाइड करना है क्या वो जो बिजनेस हम खोल रहे हैं, क्या वो इनिशियल फेज पे है या ग्रोथ स्टेज पे है या डिक्लाइन स्टेज पे है। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, अगर आपका कंपनी अगर इनिशियल स्टेज पे है तो कौन सा अप्रोच सही होगा, फर्स्ट वाला, इथनोसेंट्रिक, क्योंकि ऑलरेडी हम उसको सारे स्टाफ को, आपका मैनेजमेंट, आपका स्ट्रैटेजी पता है जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल हैं, ठीक है। वंस यू आर इन ग्रोथ फेज, तो ग्रोथ फेज के टाइम आपके लिए हमेशा सजेस्टेड रहता है कि आप अप्रोच करें पॉलीसेंट्रिक का। क्यों पॉलीसेंट्रिक, क्योंकि जिस मार्केट में आप हैं उस मार्केट में आसपास के लोगों को या वहां के कस्टमर को लोग ऑलरेडी जान रहे होते,
जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल आप हीरो होंडा वाले लोग को आप ले सकते हैं। हीरो तो इंडियन है, होंडा इज जापानीज कंपनी है ना। हाँ, लेकिन बेसिकली हीरो जब इनिशियल स्टेज बात करें आप, तो वो साइकिल बनाता था हीरो, है ना, और ये लोग बाइक में था, है ना, होंडा वाला बाइक में था। तो इंडिया में जब आया तो सबसे पहले उसके साथ मर्ज कर लिया, ठीक है। रीजन कि वो इंडियन रोड को, इंडियन कस्टमर को, इंडियन रिक्वायरमेंट को वो अच्छे से जानता है। यस, तो इसकी वजह से वो लोग आपस में जुड़ गए। और हाँ, तो इसीलिए ये स्ट्रैटेजी है कि अगर आप ग्रोथ फेज पे हैं, ठीक है, ऑलरेडी आपका हाँ एक इनिशियल अपना रुतबा बना चुके हैं और ग्रोथ फेज में है, तो बेटर कि आप पॉलीसेंट्रिक अप्रोच करिए, यानी एम्प्लॉय आप रखिए होस्ट कंट्री नेशन से ही जहां आपका सब्सिडियरी है वहां। ओके, तो ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब हम लोग मूव करेंगे अपने, ये कब का खत्म हो जाता है अगर लास्ट क्लास में आप लोग आ चुके होते तो, ठीक है। लास्ट क्लास में सारे लोग गायब थे, क्यों, किस खुशी में, आके लौट गए? कॉलेज में फंक्शन तो 3 बजे से तो क्लास था, सिर्फ वही सोनल प्रिया थी, बाकी सब गायब थे। मैम हम लोग को बोला गया कि होल्ड डाउन 3 बजे क्लास था, 3 बजे से क्लास करना था। ओके, अब हम लोग अब पहुंचते हैं अपने थर्ड चैप्टर की तरफ, जो इसी से रिलेटेड है, दैट इज योर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। और अब जो अब तक रेगुलर नहीं है, अब रेगुलर रहिए, यहाँ से फ्रेश टॉपिक शुरू हो रहा है। इससे पहले तो थोड़ा आधा था पहला वाला, तो आप लोग किए नहीं है, यहाँ से आपके लिए फ्रेश है। और फिर जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा एक बार और हम लोग रिकैप कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब तो ऑफलाइन हो गया है, सब रेगुलर होप्स हो रहेंगे, ठीक है। तो अब ये फ्रेश है, अब यहाँ पूरा टोटल कंप्लीट है। अब आप उसको रीड करिए, कहीं कुछ भी अप्रोच आपको बाहर से नहीं मिलेगा, ठीक है। सिलेबस नहीं है आपके पास, एक हो गया आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर, दोनों का आपको पीडीएफ भेजा हुआ है ग्रुप में, और दूसरा है आपका ग्लोबल एचआर, ठीक है, दोनों पीडीएफ ग्रुप में भेजा हुआ है। आपका नाम क्या है? तुषार। तुषार, आप विशाल, ना तुषार ना विशाल, दोनों में से कोई ज्वाइन नहीं करता था क्लास। जब मुझे नहीं पता मतलब नहीं करते थे। चलिए ठीक है, ठीक है, अब शुरू करें। होली के बाद से कहा, 10 तारीख से ये क्लास चल रहा है आप लोगों का। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग टॉपिक वाज ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन फर्स्ट चैप्टर। डेफिनेशन, क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? आप भी थे? हाँ, that too at right time and right place at right position. Yes, सोनी प्रिया, आंसर क्यों नहीं आ रहा? तो यही चीज है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आर, दिख रहा है ना फॉन्ट साइज वगैरह, ठीक है, आर द इम्पोर्टेंट, क्या चीज डेवलपमेंट, उसमें एचआरपी भी है। अब ये देखिए, एचआरपी है ना, तो एचआरपी तो डिस्कशन कर रहे हैं, एचआरपी भी है ना। भरोसा रखिए, साथ साथ चलिए, कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है, अपने आप। अब चलिए, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Human resource planning are the important managerial function. It ensures the right type of people in right number at right time and place. ठीक है, ये है main definition of human resource planning. Okay, who are trained and motivated, ठीक है,
खासकर आपका दिमाग बहुत भटक रहा है, बात करने से ज्यादा आप थोड़ा कंटेंट पे ध्यान दीजिए। बुक वगैरह कॉपी सब बंद करके रख देगा, ये लिखना तो है नहीं आप कुछ, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। Who are trained and motivated to do the right kind of work at the right time, there is generally a shortage of suitable person. ठीक है, क्योंकि देखिए लोग मिल जाना लेकिन राइट टाइम पे मिलना डिफरेंस है दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में एक आपका डिपार्टमेंट होता है जिसका यही काम होता है कि आगे फ्यूचर में ठीक है भविष्य में कौन सा सीट वैकेंट जाने वाला है, ठीक है, कितने लोग रिटायर होने वाले, कौन सुपर एनुएशन एज को पार करने वाला होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सुपर एनुएशन फेज या सुपर एनुएशन एज? कोई सही बोल रहे हैं? क्या चीज? हाँ, सिंपल रिटायरमेंट एज को ही सुपर एनुएशन एज कहते हैं। ठीक है, तो ये टर्म आपको सुपर एनुएशन टर्म पता होना चाहिए। एचआर के टर्म में उसको सुपर एनुएशन एज बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज है कि आपका जिम्मेदारी बनती है बीइंग एचआर कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कब कौन सी वैकेंट जाने वाला है। समझ आया? बेचारा सो जाएगा, कहीं लाइट वाइट ऑन कर लीजिए। अच्छा लिख रहे हैं? हाँ, तो एक लाइट रहने दीजिए ऑन, लिखने में प्रॉब्लम होगा। ऑन कर लीजिए, एक लाइट ऑन कर लीजिए, देखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। समझ आ गया? तो एक डिपार्टमेंट का जिम्मा यही होता है कि वो ये चेक करे कि कौन सा सीट वैकेंट जाने वाला है और कब जाने वाला है। ठीक है, ताकि अब खाली हो गया तब हम सोचेंगे और तुरंत एम्प्लॉय आ जाएंगे, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, इसीलिए प्रायर हम लोग को प्रिपेयर रहना होता है। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एचआर। और कौन से फंक्शन में था? मैनेजरियल फंक्शन। ये भास्कर आंसर देगा। मैनेजरियल फंक्शन, वो चार्ट याद करिए। कब पता? कौन बताएगा? मैनेजरियल फंक्शन या चार्ट याद है? दो फंक्शन था, मैनेजरियल फंक्शन एंड ऑपरेशनल फंक्शन में कौन सा? आप भी आंसर नहीं, आप तो रेगुलर रहते हैं। प्रोक्योरमेंट, फिर से चार्ट दिखाना होगा। हाँ, मैनेजरियल फंक्शन, ऐसे चार्ट याद है? मैनेजरियल फंक्शन, मैनेजरियल फंक्शन, ऑपरेशनल फंक्शन। व्हाट इज ऑपरेशनल फंक्शन? व्हाट इज ऑपरेशनल? क्वेश्चन क्या है? अरे भाई, व्हाट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये चीज है जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो हमको बताना है। व्हाट इज ऑपरेशनल फंक्शन? When we start working, जब भी हम काम करना शुरू करते हैं, सब जो करता है, सब जब हम काम करना शुरू करते हैं, वो कहलाता है आपका ऑपरेशनल फंक्शन। ऑपरेशनल फंक्शन में फर्दर था ऑपरेटिव, याद है? ऑपरेशन प्रोक्योरमेंट। आप कोई क्लास किए कहाँ है? जब मतलब जो भी क्वेश्चन मतलब वही होता है कि हम किए ही नहीं। अरे नहीं किए तो आप रिवाइज करिए, देखिए जो क्लास में हुआ है। ठीक है, क्या बोल रही थी? प्रोक्योरमेंट। अंडरस्टूड? प्रोक्योरमेंट से फर्दर था एचआरपी। अंडरस्टूड? पीडीएफ भी भेजा हुआ है, रिकॉर्डिंग भी भेजा हुआ है। रिकॉर्डिंग भेजी है मैं आपको, तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, रहता है, सर्च कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़िए और नेक्स्ट क्लास से ये सुन। हाँ भाई, दिक्कत हो रहा है तो बता लीजिए। बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये थोड़ा एटिकेट वगैरह गड़बड़ है, तो सीखने की जरूरत है। अंडरस्टूड? व्हाट्स योर नेम? अमृत। ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। कौन से स्कूल से हैं आप? ओके, 12th तक? 12th तक केंद्रीय विद्यालय, 12th तक, 10th डीएवी।
निकाल दिया था, क्यों निकाल दिया गया था? लगते तो नहीं है देखे कि आप मारपीट करने वाले हैं। अरे भास्कर कम बोलिए, आप बहुत बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, हैंडल नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। The enterprise will estimate its manpower requirement and then find out the source from which the need will be met. ठीक है, next, in order to cope human resource requirement, an enterprise will have to plan in advance its need and sources. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमने देखा। पहले नीड एंड सोर्सेस पहले से पता होना चाहिए, फाइन। पहला पॉइंट यहाँ पे हम देखे राइट टाइम राइट प्लेस। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या देखे, सोर्सेस के बारे में। ठीक है, तो तीनों पॉइंट का की पॉइंट मिल गया आपको। ठीक है, इसमें हम सोर्सेस की बात कर रहे हैं, इसमें हम एडवांस में प्लानिंग करने की बात कर रहे हैं। अब जैसा फर्स्ट चैप्टर से ही बताया गया था कि आपको कम से कम 3 स्कॉलर का डेफिनेशन लिखने की जरूरत है। ठीक है, आपको जो भी डेफिनेशन, क्योंकि व्हाट क्वेश्चन तो जरूर रहेगा एग्जाम। इंट्रोडक्शन से व्हाट मतलब क्या, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, व्हाट इज HRP, ये क्वेश्चन रहेगा, प्लस साथ में अटैच रहेगा कुछ और सब क्वेश्चन। यस, हाँ, तो वो अटैच रहेगा कुछ, लेकिन ये व्हाट वाला क्वेश्चन रहेगा ही, डेफिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ही। तो उसमें लिखने का तरीका ये है, पहले इंट्रोडक्शन, देन 3 एटलीस्ट 3 स्कॉलर्स। ठीक है, 3 स्कॉलर का डेफिनेशन, और उसके लास्ट में आपका कंक्लूजन इन योर ओन वर्ड्स। तीनों डेफिनेशन से क्या कीवर्ड आपका निकला है वो चीज आप कंक्लूड करेंगे। ये लिखने का तरीका होगा आपका। क्लियर? समरी कंक्लूजन ही बोलते हैं उसको, समरी नहीं बोलेंगे। 20 मार्क्स का आप लोग का होता है ना, 20 की 15 मार्क्स का। AKU का होता है 520, PPU का 15 या 16 मार्क्स का आप लोग का होता है। लेकिन उससे पहले इंटरनल आपका जो होता है वो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव रहता है। यहाँ आईमा के बारे में बता रही हूँ, आईमा, हाँ, असाइनमेंट उसको बोलेंगे। और ऑब्जेक्टिव रहता है, 4 ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, यहाँ का इंटरनल नहीं, आईमा का इंटरनल में बात कर रही हूँ। हाँ, आप लोग को असाइनमेंट भेज दिया जाता है, अब तो फिर सब फतेह हासिल कर लेंगे, भेजा जाता है। ओके, प्रोसीड। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस, ये कौन बोल रहे हैं, डेल एस बीच। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग and ensuring that the organization will have an adequate number of qualified person. इनके अकॉर्डिंग क्या है, एस बीच के अकॉर्डिंग, डेल एस बीच कीवर्ड क्या है यहाँ पे, कि हम adequate number of qualified person find out करेंगे, that too at available proper time पे, performing job which meet the needs of enterprise and which provide satisfaction for individual involved. ठीक है, ये इसका की पॉइंट है डेल एस बीच के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन है, याद रखिए कंक्लूजन में आप तीनों पॉइंट का जो कीवर्ड रहेगा उसका जिस्ट आप लिखेंगे कंक्लूजन। ठीक है, तो इसका जिस्ट मिल गया। नेक्स्ट, लियोन सी मैगिन्सन के अकॉर्डिंग क्या है, इट इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ व्हाट, टू परफॉर्मिंग द प्लानिंग एस्पेक्ट ऑफ द पर्सोनल फंक्शन। ठीक है, पहले प्लानिंग एस्पेक्ट का काम करना इन ऑर्डर टू हैव sufficient supply of adequate development। डेवलपमेंट की बात फर्स्ट डेफिनेशन में नहीं हुई थी, दिमाग खुला है सबका? डेवलपमेंट की बात, मेंटेनिंग की बात फर्स्ट डेफिनेशन में नहीं हुई थी, बस सुटेबल सप्लाई की बात हुई थी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सप्लाई के साथ डेवलपमेंट, मोटिवेटेड पीपल जो परफॉर्म करे अपना ड्यूटी एंड टास्क, जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हेल्प होगा, and satisfy individual need and goal of organizational member। तो डिफरेंट बस डेवलपमेंट एंड मोटिवेशन का ही डिफरेंस है। बाकी एडिक्वेट नंबर में की बात ऊपर भी हुई थी, फिर राइट टाइम पे, राइट पोजीशन पे, फिर इंडिविजुअल नीड और गोल की बात फर्स्ट डेफिनेशन में भी हुई थी। लेकिन जो पॉइंट ऐड हुआ है दैट इज डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। ठीक है, नेक्स्ट, various definition of manpower planning emphasis the following 4 factors that are involved in this process। ठीक है, यानी जो की पॉइंट है, जो की जस्ट है, वो ये 4 पॉइंट निकल के आए, मतलब जो निचोड़ आप बोलते हैं, सारे डेफिनेशन का निचोड़ क्या क्या है,
पहला ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, ये एक फोरकास्टिंग का प्रोसेस है, फोरकास्टिंग द फ्यूचर नीड ऑफ मैन पावर। ठीक है, पहला निचोड़ क्या, फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग कम्स बिफोर प्लानिंग। जो लोग बीबीए किए हुए हैं पता होगा। अच्छा, आप बीबीए वाले हैं, आप बीबीए वाले हैं, आप बीबीए वाले हैं, दोनों क्लासमेट हैं। ओके, और आप बीबीए हैं, आप भी निकाले गए थे क्या स्कूल से, केंद्रीय विद्यालय में है। अच्छा, आप तो 7th में निकले थे ना। ओके, 3 जने बीबीए वाले, बाकी कोई बीबीए बीकॉम नहीं, सब साइंस वाले, कॉमर्स, 3 कॉमर्स। हाँ, आप भी डीएवी से हैं। खैर आगे चलिए, फर्स्ट वन इज फोरकास्टिंग देख लिए, तो वही डिस्कशन कर रही थी मैं कि फोरकास्टिंग कम्स बिफोर प्लानिंग। ठीक है, पहले हम फोरकास्ट करते हैं, पूर्वानुमान जिसको बोलते हैं। ठीक है, पहले पूर्वानुमान करेंगे देन प्लानिंग करेंगे। ओके, तो इट कम्स बिफोर प्लानिंग। नेक्स्ट, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आप लोग को असाइनमेंट में हो सकता है साइकिल के अकॉर्डिंग पूछा जाए। ठीक है, तो इट कम्स बिफोर दैट। नेक्स्ट, डेवलपिंग द साउंड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, फोरकास्टिंग, देन डेवलपिंग व्हाट, साउंड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, देन यूटिलाइजिंग ऑफ अवेलेबल मैन पावर। हम रिक्रूट कर लिए, अब उसको यूटिलाइज तो करें। आपको इमेजिन करिए ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट हो गए और वहां 1 महीना तक बस बैठे हुए हैं, आपके दिमाग में क्या आएगा मैसेज? अगर आपको कुछ काम नहीं करवाया जा रहा है, जस्ट बैठाया जा रहा है, मैसेज क्या मिलेगा आपको? डीमोटिवेटेड। कहीं ऑर्गेनाइजेशन ही तो फेक नहीं है, क्योंकि बैठा के तो कोई पैसा देगा नहीं। ठीक है, तो बीइंग एन एचआर मैनेजर आपको इंश्योर करना है कि जिसको आप रिक्रूट किए हुए हैं वो ऐसे बैठा ना रहे, उसका आप प्रॉपर यूटिलाइज करें। प्रॉपर यूटिलाइज इन द सेंस, मैंने आपको बताया था फर्स्ट ही चैप्टर में जब डिस्कशन कर रहे थे, जिसका जो स्किल है उसी स्किल सेट में हम मैच करेंगे, यानी जो जॉब है और आपका जो स्किल है दोनों मैच होना चाहिए। यस, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो एक्सट्रोवर्ट वाला काम मिले, इंट्रोवर्ट है तो इंट्रोवर्ट वाला काम मिले। ठीक है, कम बोलने वाला कौन है आप? आपसे भी ज्यादा बहुत लोग हैं कम बोलने वाले। आप मेरे को अभी फिलहाल सबसे कम बोलने वाले आप हैं। आप तो एक लाइन बोले ही नहीं है अभी तक। आई डोंट थिंक। आपका नाम? प्रत्युष। ठीक है, तो प्रत्युष जैसे अभी तक एक वर्ड नहीं बोला है, अब उसको अगर हम सेल्स वाला काम कर दें, अगर आप लोग को छोड़ दिया जाए तो किस लेवल तक बात कर सकते हैं आप लोग, और कितने घंटे बात कर सकते हैं आप लोग? नहीं, फिर मेरे को नेक्स्ट मैसेज मिलेगा कि नहीं, ये बैच में फ्रेंडली होके हम नहीं पढ़ा सकते, तो फिर मतलब एटीट्यूड फिर मेरा चेंज हो जाएगा। और ये मैं पूरे क्लास में देख रही हूँ, बात करें किसी और से टांग लड़ा रहा है कोई और, फिर किसी और को मैं बात कर रही हूँ फिर भी टांग अड़ा रहा है कोई और, फिर यहाँ से कमेंट आ रहा है, कभी वहां से कमेंट आ रहा है। दिस इज बैड। ओके, हंसी मजाक ठीक है, लेकिन जब मैं जिससे बात करूं वही आंसर दे, दैट इज गुड। ठीक है, यही एटिकेट्स में आते हैं। तो मैं बात कर रही थी प्रत्युष के बारे में। मान लीजिए उसको अगर मैं सेल्स का अगर कोई जॉब देती हूँ, तो क्या वो कंफर्टेबल होगा? क्या हम उसको 100% यूटिलाइज कर पाएंगे? उसके लिए भी लॉस है, मेरे लिए बीइंग एन एचआर मैनेजर मेरे लिए भी लॉस है। ठीक है, यानी जो उसका टैलेंट है वही टैलेंट के अकॉर्डिंग उसको मैच कर। फाइन, ये चीज मतलब होता है आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन। रिमेंबर, यू हैव टू राइट डिस्क्रिप्टिव आंसर। डिस्क्रिप्टिव में आप बस इतना ही लिख के छोड़ेंगे नहीं, जितना मैं लेक्चर में डिलीवर कर रही हूँ उतना यू नीड टू एक्सप्लेन दैट। ठीक है, तो सिर्फ प्रॉपर यूटिलाइजेशन लिख करके अगर आप भाग गए तो मार्क्स वैसा नहीं मिलेगा। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन मीन्स व्हाट यू नीड टू एक्सप्लेन दैट। डिस्क्रिप्टिव मतलब आप आजाद हैं कुछ भी लिखने के लिए, आप एग्जाम्पल्स पुट ऑन करिए, चार्ट बनाइए। ठीक है, डायग्राम के थ्रू अपने आंसर्स को लिखिए। डायग्राम वगैरह बनाते हैं, चार्ट बनाते, जैसे स्कोप में याद है डिस्क्रिप्टिव भी है और चार्ट भी है, 4 कोना वाला चार्ट, इफ यू रिमेंबर। स्कोप, ये एक्विजिशन है यार,
यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसा मैं सोची कि डायग्राम बनाएंगे क्या, डायग्राम बनाइए, ठीक है, वो डिस्क्रिप्टिव भी लिखिए और ये डायग्राम भी बनाइए और कंट्रोल के अंदर जो जो था वो सारा लिखिए। तो मार्क्स आपका अगर मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव लिख के अगर आप छोड़ते हैं, ठीक है, और ये बनाते हैं, दोनों के मार्क्स में क्या लगता है बेटर कौन सा होगा? चार्ट ऑलवेज यूज, नहीं तो सिर्फ चार्ट बना के छोड़ नहीं देना, डिस्क्रिप्टिव भी तो करना ही करना है लेकिन चार्ट भी बनाना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर राइटिंग स्किल को और एनहांस करेगा और मार्क्स अच्छा आपको अचीव करेगा। तो वही चीज मैं बोल रही थी, जैसे यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है प्रॉपर यूटिलाइजेशन, बस प्रॉपर यूटिलाइजेशन लिख के छोड़ना नहीं है, नीड टू डिस्क्राइब, ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन मतलब क्या, गिव एन एग्जांपल, इलैबोरेट अ बिट, ठीक है। लेट्स प्रोसीड नाउ। और चौथा आपका निचोड़ क्या था इसका, कंट्रोलिंग एंड रिव्यूइंग द कॉस्ट ऑफ वर्क, ठीक है, इन्वॉल्व थ्रू मैन पावर, कॉस्ट को भी कंट्रोल करना, ये भी मेन आपका एचआर प्लानिंग का एक हिस्सा है, ठीक है। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, कॉस्ट को भी हमको ध्यान रखना है, फोरकास्टिंग भी करना है, डेवलपमेंट भी करना है, ये सारा काम एचआरपी का होगा, ठीक है। आई होप डेफिनेशन इज क्लियर टू यू ऑल। Sound recruitment is good quality of recruitment. You are of sound health. What do you mean by that? You are in good health. ठीक है, तो ये था आप लोगों का डेफिनेशन। इफ डेफिनेशन पार्ट इज डन, आई होप नेक्स्ट क्लास में जिससे क्वेश्चन मैं पूछूंगी आंसर मिलेगा। अब नहीं बोल पाएंगे कि क्लास नहीं किए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो डेफिनेशन से ही तो ऑब्जेक्टिव निकल के आता है ना, हम डेफिनेशन अगर समझ गए तो ऑब्जेक्टिव भी लिख पाएंगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट, अनुप्रिया, सोनल प्रिया, हाँ, इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट, आपका नाम सोनल प्रिया है, देन ह्यूमन रिसोर्स का क्या प्लानिंग का, ये इंफॉर्मेशन क्या ले रहे हैं आप ह्यूमन रिसोर्स का, चलो ठीक है, सी प्रॉम्प्टेड ह्यूमन रिसोर्स का क्या, अरे एचआरपी का डेफिनेशन हम लोग पढ़े क्या, किस चीज का इंफॉर्मेशन लेते हैं एचआरपी, वही तो मैं पूछ रही हूँ, रिसोर्स प्लानिंग में किस चीज का इंफॉर्मेशन लेते हैं। फोकस यहाँ नहीं था, किसका इंफॉर्मेशन लेते हैं बताइए। और मैं इसको अपनी यूटिलाइजेशन करना चल, वो तो है, लेकिन कितना सीट वैकेंट हो रहा है, कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज द मेन थिंग ओवर हियर। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ सीट वैकेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, these things have been checked. That is the question, that what we need to forecast. ठीक है, if we are forecasting that what things we are going to forecast, obviously what will be the number of the employee to recruit, what are the number of the seat that will be vacant, ये चीज तो हम लोग करते हैं, right? तो वही है provide information, लिख देंगे provide information of what, whether the employees are surplus, whether the employees are shortage, whether we have to recruit or whether we have to cut short, है ना, यही तो इंफॉर्मेशन लेते हैं हम लोग। तो कुछ रटिए मत, कॉमन सेंस, ठीक है, स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, डेफिनेशन जान लिए, स्टार्ट रिलेटिंग, क्योंकि वास्ट सिलेबस है, पढ़ना बहुत कुछ है, सब दिमाग में रखना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कैच करना सीखिए, कॉमन सेंस पे आंसर देना देखिए, ठीक है। ये कंटेंट थोड़ा कम होगा, प्रोवाइडिंग। अच्छा एक चीज और, जो भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, अभी मैं शुरू से बता दूं, सिर्फ एक पेज में आप लोग की नोट्स लिखना शुरू करें, ठीक है। जिसका वास्ट सिलेबस होता है ना, उसके लिए यही सजेशन होता है कि आप ऑब्वियसली नोट्स कितना लंबा चौड़ा बनाए, एग्जाम के टाइम सारा रिकॉल या सारा पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। हर चैप्टर के बाद लास्ट में एक पेज में शॉर्ट में कीवर्ड्स,
कीवर्ड्स भी जैसे कि आप जैसे लिख भी रहे हैं एम्प्लॉय पूरा नहीं लिख करके शॉर्ट वगैरह आता है आप लोगों को? हाँ? अरे नहीं भाई, जैसे एम्प्लॉय शॉर्टकट में ऐसे एम्प्लॉय लिख लीजिए, ठीक है? एम्प्लॉय लिखना है, शॉर्ट में एम्प्लॉय लिख लिए। स्कोप है तो फटाफट ऐसे शॉर्टकट मार लिए। मतलब शॉर्टकट में हम एक पेज में उसको जस्ट बना करके लिखिए, उसको कंसाइज बना के लिखिए, ठीक है? जैसे चैप्टर 1 आप लोग का खत्म हुआ है, चैप्टर 1 को एकदम कंसाइज बना करके हम लिख दिए, ठीक है? कंसाइज उसमें और क्या होगा, बस एक चार्ट ही तो एक लौता है उसमें, सर्वे सर्व एक चार्ट ही बना दिया। अब चार्ट में उसमें डेफिनेशन नहीं लिख रखा, ठीक है? तो शॉर्ट में हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? जैसे एचआरपी हम किए, शॉर्ट में ब्रैकेट में लिख दिए नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड, ठीक है? उसके बाद फिर और क्या क्या डेफिनेशन था एचआरपी के बाद? और क्या था? ईपीआरजी अप्रोच अगर लिख रहे हैं तो शॉर्ट में लिखते हैं ईपीआरजी, ठीक है? ई फॉर बिजनेस सेंटर वगैरह रेगुलर पढ़ रहे हैं तो वो तो हमको पता है ईपीआरजी मतलब क्या है। क्लास अगर किए हैं तो ये तो पता है ईपीआरजी है, ठीक है? तो ई को हम शॉर्ट में यहाँ लिख दिए। कौन से कंट्री नेशन को कर रहे हैं, पेरेंट कंट्री नेशन को बुला रहे हैं, पेरेंट कंट्री के एम्प्लॉय को बुला रहे हैं। फिर पी में क्या कर रहे हैं, शॉर्ट में लिख लिए, ठीक है? इस तरीके से की नोट्स बनाए जाते हैं, ट्रिस्ट नोट बनाए जाते हैं। समझ आया? ठीक है? तो हर चैप्टर की बात एक ही पेज में नोट्स बना, क्योंकि सिलेबस जितना है आप लोगों का दिक्कत होगा लास्ट में, ठीक है? इसीलिए शुरू में ही ये आइडिया दे रही हूँ, फॉलो करेंगे। हाँ, तो वो आपका लैंग्वेज है, डेवलप योर लैंग्वेज, ये तो लैंग्वेज है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो लैंग्वेज अपना तो दे ही देंगे ना। आई होप सबका लैंग्वेज तो यहाँ सही होगा, इंग्लिश लिखने बोलने में कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? एवरीवन इज फ्रॉम गुड स्कूल सीबीएसई? आप भी निकाले गए, कितने लोग निकाले हुए यहाँ पहुंचे हैं? हाँ, आप देख के लगते हैं मारपीट किए होंगे। निकाले गए तो क्या उसके बाद फिर कहाँ गए? नहीं, उसके बाद 10th कहाँ से की? लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो वर्कआउट कर... नहीं तो पॉइंट ठीक ठाक, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं तो आप यू नीड टू वर्कआउट। डेली 1 घंटा आप निकालिए, इंग्लिश न्यूज देखिए, और फिर जब इंग्लिश न्यूज देखा हो जाता है, आप लोगों के लिए भी है ये चीज भाई, कोई भी दिग्गज नहीं हो गया है यहाँ पे, आप सीख नहीं आए हैं। तो जब आप न्यूज देखेंगे, एक पेज कम से कम डायरी बनाइए, वो डायरी में सिर्फ वही काम करिए, ठीक है? एक तो आपका पावर ऑफ हैबिट चल ही रहा है, जिसमें आप कभी नहीं दिखते हैं, ठीक है? बिजी रहिए, तो जो भी है उसमें कभी नहीं दिखते आप। तो उसमें आप देख रहे हैं कि जो लोग कर रहे हैं उनका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रहा है, रीडिंग कैपेसिटी बहुत का, रीडिंग करना नहीं आ रहा था, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हुआ है, ठीक है? जो पहला जो रीड कर रहे थे और अभी जो रीड कर रहे हैं, डिफरेंस फील हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप डेवलप हो रहा है। आप कहाँ जी, आप क्लास कब जी हैं जी? ऐसे बड़े बड़े वर्ड नहीं बोलना। तो मैं तो शुरू में बोल दी कि बड़े बड़े वर्ड को मेमोराइज करने की जरूरत भी नहीं है ना। हम लोग को शशि थरूर नहीं बनना, राइट? हम लोग को वो वर्ड यूज करना है जो हम लोग रेगुलर वोकैब में यूज कर सके, गुड वर्ड यूज कर सके, जो डेली मर्रा में हमारा काम आ सके। मेरा जब हम बोले तो लगे कि हाँ बंदे का वोकैब अच्छा है, ठीक है? जब हम लिखें तो हमको वर्ड के लिए सोचना ना पड़े। हम लोग कब करते हैं, जब वर्ड नहीं आते रहता है, बोलते बोलते क्या बोलते हैं, हिंदी में भी होता है, सिर्फ इंग्लिश में नहीं, हिंदी में भी बोलते 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 ब्लैंक हो जाएंगे, वर्ड ही नहीं मिल रहा होता है। तो वर्ड्स के शॉर्टेज के लिए है वोकैब डेवलपमेंट, ठीक है? एक वही डायरी बनाइए, सर्वे सर्वा वही उसी को बनाइए, वोकैब लिखिए, ठीक है? और सेंटेंस पूरा लिखिए, जैसे पावर ऑफ हैबिट हो या इंग्लिश न्यूज चैनल हो, कोई वर्ड अगर आप डिफिकल्ट देख रहे हैं तो पूरा सेंटेंस लिखिए, सिर्फ वर्ड मत लिखिए, ठीक है? 1 महीना करके देखिए, ये हो गया आप। अरे टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है।
क्योंकि देखिए लैंग्वेज में अगर प्रॉब्लम होगा ना आगे बहुत चीज में प्रॉब्लम, इवन कॉर्पोरेट में घुसने के बाद भी प्रॉब्लम होगा, किसी भी तरीके का अगर घुस भी जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो अभी एज है आप लोगों का, उस पर वर्कआउट करिए, तुरंत ठीक हो जाएगा। इवन सीबीएसई वालों को भी लगाना पड़ेगा इंग्लिश। बोलना नहीं चाहिए बट कौन बोल दिया भाई?